नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिज़िक्स पेपर की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 हैज़ एफिशिएंसी 1/6 व्हेन T2 इज़ लोअर्ड बाय 62 केल्विन इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस टू 1/3 देन T1 एंड T2 आर रेस्पेक्टिवली। हमें एक कार्नोट इंजन दिया हुआ है जिसमें T1 तो है टेम्परेचर ऑफ सोर्स और T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक और जिसकी एफिशिएंसी हमें 1/6 दी हुई है। जब हम सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन से कम करते हैं 62 केल्विन कम करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ के 1/3 तक बढ़ जाती है। तो हमें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो हम सब जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन होती है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो इनिशियली हमारे पास एफिशिएंसी 1/6 है। मान लीजिए T2 और T1 सिंक और सोर्स के टेम्परेचर है, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। अब एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, 1/3 बढ़ जाएगी जब हम सिंक का टेम्परेचर 62 केल्विन कम करते हैं सोर्स से। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, इस ब्रैकेट को ओपन करने पे हमें 1 माइनस T2 अपॉन T1 मिलेगा और माइनस माइनस प्लस 62 अपॉन T1 हो जाएगा और इधर से हमारे पास 1/2 बचेगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 से 1/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/6 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो 1/2 इक्वल्स टू 1/6 प्लस 62 केल्विन अपॉन T1। तो यहाँ से हम सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे जो हमारा आएगा लगभग 186 केल्विन। फिर हम इस टेम्परेचर सोर्स के टेम्परेचर को जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें सिंक का टेम्परेचर मिलेगा। तो हमारा जो सिंक का टेम्परेचर आएगा वो आएगा 1/6 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन 186 हमारा सोर्स का टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने पे हमारा आएगा 155 केल्विन। तो अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर है 186 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर है हमारा 155 केल्विन। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें सोर्स के टेम्परेचर को और सिंक के टेम्परेचर को तो हमारा सोर्स का टेम्परेचर कितना बन जाएगा, 372 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर कितना बन जाएगा, 310 केल्विन, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए 4 ऑप्शंस में से हमें बेस्ट थर्मल कंडक्टर देखना है। तो थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे बेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी होती है कॉपर की, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम की और फिर उसके बाद ब्रास की। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स and to 52 degree Celsius in 10 minutes. The temperature of surrounding is। हमें सराउंडिंग का टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है किसी बॉडी का वो 80 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और वो हमारी उसका टेम्परेचर वो लूज़ करके 64 डिग्री सेल्सियस पे होती है 5 मिनट के अंदर और 52 डिग्री सेल्सियस पे होती है वो 10 मिनट में। तो हमें जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहती है कि जो हमारी बॉडी हीट लूज़ करती है
रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो हमारी बॉडी लूज़ करती है वो हमारी जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, और एक हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो अब इस अबव इक्वेशन को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी जो कि अपना टेम्परेचर T लूज़ कर चुकी है, Ts प्लस T0 माइनस Ts, वेयर T0 जो है इसका इनिशियल टेम्परेचर है और इसके मल्टीप्लाई में आएगा एक एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस K इंटू टी, जो K है हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और T टाइम टेकन है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी और यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और जो Ts है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा जो टेम्परेचर है इनिशियली बॉडी 80 डिग्री से 64 तक जाती है 5 मिनट में, तो हमारा जो टेम्परेचर होगा 64 पे वो कितने टाइम पे होगा, 5 मिनट पे होगा। और Ts हमने माना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है और इनिशियल T0 हमारा कितना है 80 डिग्री सेल्सियस माइनस Ts 5 मिनट है तो टाइम 5 लेंगे हम और K इसके मल्टीप्लाई में। और नेक्स्ट 52 डिग्री सेल्सियस तक फॉल होती है तब उसका टेम्परेचर इनिशियली तो 80 डिग्री ही रहता था, उस सेम बॉडी के लिए ले रहे हैं क्योंकि हम, तो Ts e की पावर माइनस 10K 10 मिनट में हो रहे तो इसलिए यहाँ पे हम 10 लेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस Ts को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम यहाँ से K की कांस्टेंट K की वैल्यू निकालेंगे और जब K की वैल्यू मीन्स e की पावर माइनस 5K की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 64 माइनस Ts इक्वल्स टू 80 माइनस Ts e की पावर माइनस 5K, 52 माइनस Ts इक्वल्स टू 80 माइनस Ts अपॉन माइनस 10K। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यूज़ हम डिवाइड करके कुछ वैल्यू बना सकते हैं e की पावर माइनस 5K की टर्म में। तो 64 माइनस Ts को डिवाइड कर देते हैं 52 माइनस Ts से, तो हमारा ये कोफिशिएंट जो e की पावर के साथ है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 5K अपॉन e की पावर माइनस 10K। तो हम अगर 10K को ऊपर ले जाएं तो प्लस 10K हो जाएगा e की पावर प्लस 10K, और प्लस 10 माइनस 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो हमारे पास 64 माइनस Ts अपॉन 52 माइनस Ts इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 5K। लेकिन हमारी जो वैल्यू है वो माइनस 5K है, सॉरी ये 5K होगी। तो हमारी जो वैल्यू है वो माइनस 5K है। तो अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स कर दें तो हमारी ये e की पावर माइनस 5K आ जाएगी। 52 माइनस Ts अपॉन 64 माइनस Ts। अब ये जो इक्वेशन 2 है, मान लीजिए इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसमें e की पावर माइनस 5K है तो मान लीजिए हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी 52 माइनस Ts अपॉन 64 माइनस Ts इक्वल्स टू जो हमें फर्स्ट इक्वेशन है उसमें क्या दे रखा है 80 माइनस Ts है। ओके 80 माइनस Ts है। अब इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा ये वाला टर्म जो कि है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे सिर्फ हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं तो 64 माइनस Ts ही लेंगे। तो अब जो हमारा जो टर्म था वो था 52 माइनस Ts अपॉन 64 माइनस Ts। तो ये 64 माइनस Ts जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और ये एक इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 52 माइनस Ts।
तो हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो हमें जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर मिलेगा वो इसे सॉल्व करने पे 16 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए, तो ये हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर आएगा अल्टीमेटली। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train whistling at constant frequency is moving towards a station at constant speed v. The train goes past a stationary observer on the station. The frequency and dash of the sound as heard by observer can be expressed by which of the following expected curve as a function of time। तो इसमें हमारे पास एक कोई ट्रेन है जो कि विसल करती हुई एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास आती है और फिर उससे दूर चली जाती है। तो जो साउंड जो है ट्रेन का वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है, मीन्स इंक्रीज़ होता है, और फिर जैसे ही दूर जाती है तो डिक्रीज़ होता है। मतलब ट्रेन की जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है एंड डैश पहले इंक्रीज़ होती है और फिर डिक्रीज़ होती है पीक पे पहुंच के। तो हमारा इसमें ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये इफ़ेक्ट जो है हमें डॉपलर्स इफ़ेक्ट में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है वो होता है एन डैश इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ वी माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। तो हमारी जो वी नॉट है यहाँ पे ज़ीरो होगी क्योंकि ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, और जो सोर्स है उसकी वेलोसिटी वी प्लस वी एस कब होगा, जब वो उसके पास आएगी ट्रेन, और माइनस वी एस कब होगा, जब ट्रेन उससे क्रॉस करके दूर चली जाएगी। तो इसी इक्वेशन से हम देखते हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, और इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा डॉपलर्स इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स टू 0.008 साइन ऑफ 62.80x माइनस 3.0t। ये हमें एक वेव की इक्वेशन दे रखी है। विच न्यूमेरिकल वेयर द न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स आर इन SI यूनिट्स। ये सब SI में यूनिट्स में है अपने। व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव। इस वेव के अंदर हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले इसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ वेव में एज्यूम करें तो क्या होती है, y इक्वल्स टू ए साइन, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, y इक्वल्स टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो हम कंपेयर करें तो ये जो हमारी वैल्यू है 62.80, ये तो k है, ये है ओमेगा, और ये हमारा एम्पलीट्यूड है a। तो हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई बाय के। अब हम सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख के देखते हैं। के की वैल्यू हमें दे रही है 62.8, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को तो हमें मिलेगा 6.28 अपॉन 62.8। तो यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हटाएं और यहाँ से ये हटाएं तो हमारे पास ये आएगी 628 कैंसिल हो जाएगा, और एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 आएगी हमारी वेवलेंथ। तो हमारी वेवलेंथ कितनी आ गई, 1/10 मीन्स 0.1, और मीटर में दे रखा है, तो हमारी वेवलेंथ का जो आंसर हो जाएगा वो 0.1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, 0.1 मीटर वेवलेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, ग्लास सरफेस, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज़ 140 सेंटीमीटर। एट व्हाट पोजीशन द इमेज इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लास सरफेस। हमें इमेज डिस्टेंस बताना है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है 140 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे रखी है 1.5, और जो हमारी एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम लेते हैं वो होती है 1। तो हम इसे ग्लास स्फेरिकल ग्लास सरफेस के लिए जो
फॉर्मूला होता है वो होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल्स टू N2 माइनस N1/R। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी कितनी दे रखी है ग्लास की 1.5, और हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है कहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, और U हमें जो है हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, मींस इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के इधर वाली साइड है, तो हम इसे नेगेटिव U लेंगे। तो ये हमारा अल्टीमेटली 1/ पॉजिटिव हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 = 1 ले रहे हैं और 140 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम पुट कर देंगे N1 माइनस N2 की वैल्यू अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1.5/V इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.5/20, 0.5/20 माइनस 1/140। इसे हम सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा 1/40 माइनस 1/140, 15/10V। ये हमने पॉइंट हटा दिया। तो यहाँ से हमें जो V की वैल्यू मिलेगी, जो इमेज डिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा हमें 84 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, जो इमेज डिस्टेंस इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये कितना होगा 84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज़ इंक्रीज देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, मीन्स जो हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर है उसका रिलेशन जो है फोकल लेंथ से इन्वर्स है। मीन्स अगर फोकल लेंथ इंक्रीज़ करेगी तो मैग्नीफाइंग पावर अल्टीमेटली डिक्रीज़ होगी। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस के केस में। लेकिन अगर टेलीस्कोप के केस में देखें तो मैग्नीफाइंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ इंक्रीज़ होगी तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज़ होगी। तो ये इसमें फोर्थ ऑप्शन देखिए, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज़, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज़ बट द टेलीस्कोप इंक्रीजेज़। अगर हम फोकल लेंथ इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर अ कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं हम उस पर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है वो ज़ीरो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो कंडक्टर में जो फील्ड होता है उसके अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाता है अपने आप, जो उसे कैंसिल करने में कैंसिल कर देता है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यस, इसमें इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है मीन्स ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे हर जगह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो मिलेगा, मीन्स सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल का डेरिवेटिव होता है। तो अगर v कांस्टेंट है तभी ये डेरिवेटिव इसका ज़ीरो होगा। इस डाइवर्जेंस जिसे हम कहते हैं, सॉरी ग्रेडियंट, E इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ v होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। हाँ, जब जस्ट इंसिडेंट का जो केस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम पास में जब देखते हैं हम ऑब्ज़र्व करते हैं तो कैसा भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे भी किसी फॉल कर रहा हो, लेकिन जस्ट इंसिडेंट के टाइम पे हमेशा उससे 90 डिग्री एंगल बनाता है। और चाहे वो आगे जाके कर्व शो करे पाथ, लेकिन जस्ट इंसिडेंट टाइम पे वो नॉर्मल होता है कंडक्टर के। तो ये ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। द चार्ज
रिसाइड इनसाइड द टोटल चार्ज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, ये चीज़ गलत है क्योंकि कंडक्टर है उसके अंदर सरफेस चार्ज भी होता है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी होती है। तो टोटल जो चार्ज है वो दोनों की वजह से मिलता है, मीन्स सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों की वजह से हमें टोटल चार्ज मिलता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गिवन बिलो शोज 4 अरेंजमेंट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ऑल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। रैंक द situations according to net electric potential V1, V2, V3, V4 at origin, most positive first is। सबसे पहले तो हमें जो पोटेंशियल है वो कैसे निकाला जाता है कि K और सम ऑफ जितना भी चार्जेस दे रखा है और किसी ऑरिजिन पे हम अगर निकाल रहे हैं अपॉन डिस्टेंस, उस ऑरिजिन से उस चार्ज का डिस्टेंस उन सभी चार्जेस का। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिस्टेंस जो है सेम है सबके लिए, मीन सबके जो ऑरिजिन है वहाँ पे सबके लिए डिस्टेंस सेम होगा। तो हमें सिंपली क्या चीज़ देखनी है, हमें ये चीज़ देखनी है कि सिग्मा क्यू किसके लिए मोस्ट पॉजिटिव होता है। तो लेट्स चेक, इसमें देखते हैं +2Q और -9Q, मीन्स इनका बन के हमारा बन जाएगा -7Q। जो चार्ज होगा -7Q होगा। यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा -3Q, तो यहाँ पे 5Q हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा 5 + 4 -9Q, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा चार्ज हो जाएगा प्लस का 3Q है और माइनस का 11Q है, तो हमारा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा -8Q। तो मोस्ट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है इनमें से, जो सबसे कम है नेगेटिव में? तो नेगेटिव में सबसे कम कौन सा है V2, -5Q है। और उसके बाद देखिए सबसे कम कौन सा है V1 जो कि -7Q है, फिर V4 जो कि -8Q है, और फिर लास्ट में है V3। तो ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन ऑप्शन थर्ड, तो इसमें करेक्ट हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is D, the area of the each plate is A, the energy stored in the capacitor is। हमें एनर्जी स्टोर निकालनी है कैपेसिटर के अंदर। तो हम जानते हैं कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 12CV²। जो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ पे दे रखा है, सिंस यहाँ पे हमें अगर कुछ डाइलेक्ट्रिक नहीं दे रखा तो हम एयर ही एज्यूम करेंगे, यानी सीधा सीधा ε0 A/D लिख देंगे, वेयर A इज़ एरिया बिटवीन एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कैपेसिटर प्लेट्स। तो अगर यहाँ पे हमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक दिया होता तो हम K उसके साथ ले सकते थे, सिंपली हम इसे लेंगे। अब ये वैल्यू हम, और जो पोटेंशियल V है, सिंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में निकालना है चार्ज, जो इसे हम सिंप्लिसिटी के लिए अगर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसे U मान लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड को। तो जो हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन होता है वो होता है E/D। तो ये दो रिलेशंस, ये जो इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे, इस इक्वेशन A मान लीजिए, इसे स्मॉल a लिख देते हैं, इस इक्वेशन में हम यूज़ करेंगे। तो हमारा जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स हो जाएगा ये ½ C का, या C पुट कर दें ε0 A/D, और पोटेंशियल का स्क्वायर मीन्स V का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। तो 8D से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी ½ एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रिलेशन। तो फाइनली हमारा रिलेशन जो आया है वो आया है ½ E² AD, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस के अंदर। तो आज के क्वेश्चंस हम यहीं पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ACF फ़िज़िक्स प्लेलिस्ट में जो
क्वेश्चन पेपर है उसे ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।